आपकी मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप रख सकते हो एक बकेट के अंदर इवन, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट उस सेंस में नहीं है कि स्टोरेज के लिए, लेकिन पेमेंट के लिए है, क्योंकि पे एज यू गो मॉडल है। क्लाउड का मेन कंसेप्ट ही क्या था, जितनी सर्विसेज चाहिए उसके लिए उतना ही पे करो। येस, कुछ लेवल तक इवन S3 भी फ्री है, ठीक है, एक फ्री टायर अकाउंट बनाने के बाद। लेकिन जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए या बहुत फ्रीक्वेंट यूजेज के लिए लेंगे तो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। बट येस, लिमिट नहीं है आप रखने को, अगर आप ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डाटा या जीबीज ऑफ डाटा रखो, टेराबाइट्स ऑफ डाटा, तो होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है कि इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं, जो इसके अंदर फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, इनको आप पब्लिक या प्राइवेट दोनों कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इन ऑब्जेक्ट को पब्लिक करो कि टू बी शेयर्ड और टू बी सीन बाय ऑल, या फिर आप इनको प्राइवेट या हिडन भी रख सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है वो होता है प्राइवेट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट AWS कहता है कि आप अपने सारे ऑब्जेक्ट को अपने पास प्राइवेट रखो, ठीक है। और इवन जो बकेट बनती है बाय डिफ़ॉल्ट बनती है प्राइवेट, ठीक है, जो ब्लॉक करती है हर पब्लिक एक्सेस को। जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, मतलब करके हम दिखाएंगे, उसमें दिखाऊंगी डेमो में कि बाय डिफ़ॉल्ट बी ब्लॉक पब्लिक एक्सेस होता है, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको जब ऑब्जेक्ट अपलोड करने हैं, ठीक है, आप इनको कंसोल से भी कर सकते हो, UI से जिसे कहते हैं, आप कमांड CLI से भी कर सकते हो, कमांड लाइन से भी कर सकते हो, और आप प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, SDKs यूज़ करके, जैसे डेवलपर ज़्यादातर करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स यूज़ करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देयर आर 3 वेज टू यूज डू दैट थिंग, ठीक है। अब अगर हम बात करें बकेट में, तो बकेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन क्या है कि क्या मेरा डाटा कल अवेलेबल होगा, ठीक है, तो इसे हम ड्यूरेबिलिटी कह रहे हैं, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म डाटा प्रोटेक्शन है या नहीं है, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेरा डाटा इंटैक्ट है, जैसा आज है वैसे ही मुझे 2 दिन बाद भी मिल रहा है या 10 साल बाद भी मिल रहा है, तो दैट इज़ माई डाटा इज़ ड्यूरेबल। और अवेलेबिलिटी क्या है कि जैसे ही मैंने डाटा को मांगा वैसे मुझे डाटा मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि वेबसाइट के लिए जैसे मैंने क्लिक किया, क्या वेबसाइट मिली या नहीं मिली, एकदम से एक्सेस हुई या नहीं हुई, ऐसे जो डाटा एकदम से मैंने एक्सेस करने के लिए मांगा क्लाउड से, तभी के तभी मिला या नहीं मिला, दैट इज़ एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद एक कंसेप्ट आता है बकेट वर्जनिंग का। बकेट वर्जनिंग क्या है, जैसे आपने कभी हमेशा कोई काम किया होगा या कोई ड्राफ्ट बनाया होगा, तो उसका वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने अब बकेट के अंदर क्या हो सकता है, आपने अभी कोई 2 बकेट में को 2 फोल्डर डाले, ठीक है, फिर आपने मान लो किसी एक उसके अंदर किसी फाइल में कुछ चेंज कर दिया तो एक और वर्जन बन गया, फिर आपने उसमें से कुछ डिलीट कर दिया तो वर्जन 3 बन गया, ठीक है। तो अगर आप बकेट वर्जनिंग इनेबल करोगे तो AWS जो है वो आपके हर एक बकेट का वर्जन को रखेगा संभाल के, कि ये आपने इस टाइम पे रखा तो इंटैक्ट रहेगा आपका हर एक वो वर्जन, ठीक है। इवन अगर आप मान लो परमानेंटली डिलीट भी करना चाहो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आती है डिलीट मार्कर करके, ठीक है। लेकिन इवन अगर आप डिलीट मार्कर पे क्लिक करोगे तब भी आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, वो शो करेगा परमानेंटली डिलीटेड, बट डिलीट नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिलीटेड वो दोबारा अपने मेन बकेट में चला जाता है, ठीक है। और ऐसे एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट लॉक का, ठीक है। ऑब्जेक्ट लॉक क्या है, जैसे आप अपने किसी फाइल पे लॉक लगाते हो, सिमिलरली आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लॉक कर सकते हो, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होता है, जैसे ही आप इसको लॉक करोगे आपके ऑटोमेटिकली बकेट वर्जनिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें बकेट नॉर्मल कैसे होता है, ये देखिए, AWS के कंसोल पे जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे जैसे आप कि कंसोल खुला हुआ है, तो हम कंसोल में जाके, बहुत सिंपल है, आप S3 पे क्लिक करोगे, आप सर्विसेज में जाके सर्च भी कर सकते हो कि आपको मेरी रिसेंट में था इसलिए यहाँ पर आ गया, नहीं आ रहा है तो आप सिंपल S3 लिख दो, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज में शो हो जाएगा S3 पे क्लिक करेंगे तो सिंपल है, आप सिंपल जाएंगे क्रिएट बकेट में जाके, इम्पॉर्टेंट चीज़,
रीजन। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगी, उसमें क्या है कि S3 क्या है, एक रीजनल सर्विस है। आप S3 को किसी अलग अलग रीजन में बना सकते हो, जैसे आपने US ईस्ट में बनाई या आपने एशिया पैसिफिक किसी रीजन में बनाई, ठीक है, सियोल वगैरह सिंगापुर में है, तो ये रीजनल क्रिएट तो किसी रीजन में होगी। सपोज अब देखो मैंने मान लो सिंगापुर में क्रिएट कर दी है, अब मैंने बकेट का नाम रखा माई AWS बकेट। हो चाहे ये किसी एक रीजन में, लेकिन नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। अगर मैंने सिंगापुर में माई AWS बकेट नाम से बनाई है, तो मैं अब इंडिया में माई AWS बकेट के नाम से बकेट नहीं क्रिएट कर सकती। किसी भी रीजन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर एक बार किसी बकेट का नाम हो गया तो ग्लोबली वो नाम दोबारा नहीं लिया जा सकता। तो दिस नेम इज ग्लोबली, शुड बी ग्लोबली यूनिक, अदरवाइज AWS क्रिएट ही नहीं करने देगा। if you want to know, bucket name must be unique within global namespace and follow the bucket naming rules। नेमिंग रूल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में कोई वर्ड शुरू कर दोगे, आप स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आप कोई डिजिट शुरू कर दोगे। बकेट नेम मस्ट बी मिनिमम 3 से 63 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। बकेट नेम कैन ओनली कंटेन लोअर केस लेटर्स। आप ये नहीं कि आप एक बड़ा लिख दिया, ये कर दिया, नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें आप नंबर या डॉट्स नहीं डाल सकते हो, ठीक है। देन बकेट नेम मस्ट बिगिन एंड एंड विद द लेटर और नंबर, ठीक है। तो इस तरीके के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, क्योंकि आप अगर मान लो बकेट क्रिएट करने लगोगे ना, और आपने अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो आपकी बकेट क्रिएट नहीं होएगी, नेम नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो सिंपल हम देखेंगे कि 1 मिनट में हम कैसे बकेट बना सकते हैं। जस्ट इट टेक्स 1 मिनट। हमने रीजन सेलेक्ट किया, बकेट का नाम लिखा। अब माई AWS बकेट विल नॉट बी यूनिक, किसी ना किसी ने लिया ही होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है इसका नाम। So I'll like to make it 1 2 3 4, right, and this something. Then इसके बाद आप देखेंगे ACLs क्या होते हैं हमारे, कि जैसे हम अपने फायरवॉल के रूल्स लगाते हैं, ऐसे ही ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, आप यहाँ पे उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, बताया थी ना पब्लिक एक्सेस के लिए, कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहता है, ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, कि जितने भी आप जब बकेट क्रिएट करोगे इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स और जो ये बकेट होगी ये प्राइवेट बनेगी, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं बाद में एक डेमो में दिखा भी दूंगी कि हम कैसे जब वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो हम उस टाइम पर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को बंद करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को कोई पब्लिकली एक्सेस करे, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको हम अनचेक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बकेट वर्जनिंग, जिसका कंसेप्ट बताया था कि अब जब इसे वर्जन क्रिएट करने हो तो आप इसको अनेबल कर देंगे, ठीक है। सपोज आई इनेबल दिस एंड देन यू कैन एक्चुअली ऐड सम टैग्स। और इंक्रिप्शन में आप सर्वर साइड इंक्रिप्शन, हमें ये सिक्योरिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे इंक्रिप्शन क्या होती है। एडवांस सेटिंग्स भी देख लेते हैं। एडवांस सेटिंग में ऑब्जेक्ट लॉक जिसकी बात करी थी, अगर आप जैसे ही इनेबल करोगे तो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लॉक वर्क्स ओनली इन वर्जन बकेट्स, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल कुछ नहीं, क्रिएट बकेट एंड द बकेट इज क्रिएटेड। देखा आपने कितनी जल्दी आपकी बन गई बकेट। अब आप क्या करेंगे, जब आपने बकेट बना दी है, ठीक है, माई AWS बकेट ये वाली, अब आपको इसके अंदर क्या डालना है, सामान डालना है कुछ, ठीक है। जब आपको इसके अंदर कुछ डालना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने बकेट पे क्लिक किया, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक कर दिया। सिंपल जैसे अपने फोल्डर में करते हैं, गए अपलोड पे, अपलोड में जाके आपने कोई भी फाइल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड देन दैट्स इट, इट्स अपलोडेड, ठीक है। ऐड फाइल्स या ऐड फोल्डर जो भी आप करोगे अपने सिस्टम से डायरेक्टली यहाँ से आया एंड देन यू कैन डू इट। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया। तो हमने इसके बाद देखा कि AWS की जो S3 बकेट्स हैं, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट लॉक पढ़ लिया। S3 स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए से हम यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया था ना, जिसमें हम सारी ब्लॉक पब्लिक एक्सेस हमें हटानी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में एक बार दिखा भी दूंगी कि कैसे हम किस सिंपल स्टेप्स में क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट होस्टिंग सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अभी के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली अलग अलग ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं क्या क्या, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बात करें कि हमें अगर कौन सी बकेट लेनी चाहिए, एक सिंपल यूज़र जब अपना बनाए तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो बकेट आती है टाइप्स है, उसमें क्या है, पहले वाली आती है S3 स्टैंडर्ड,
ये AWS का ही मेन वेब पेज है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे बकेट क्रिएट करोगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जब आपने बकेट क्रिएट की थी तो वहाँ पे क्या आया था, ये देखिए आपकी बकेट की पॉलिसीज़ में दिखाएगा कि आपकी बकेट जो बनी थी बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या बनती है, स्टैंडर्ड। आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये है ना आपकी बकेट। तो इस बकेट में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रॉपर्टीज़, ये देखो ये दिखा रहा है आपकी वर्जनिंग इनेबल्ड है, ठीक है। ये देखिए आपने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिया है, इट विल शो यू ऑल द थिंग्स। आपने सर्वर लॉग डिसेबल कर रखे थे, ठीक है। इट विल टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स, जो भी आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। आपने परमिशंस क्या दी है, बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पब्लिक, तो आप हर चीज़ को इसमें से चेक कर सकते हो। लाइफ साइकिल रूल बाद में बताएंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लासेस की बात कर लेते हैं एक बार। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप क्रिएट करते हो तो आती है S3 स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है हमारा, सिंपल, जो आपको बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होगा, हाईली अवेलेबल है, क्योंकि इसका डाटा अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में अलग अलग जगह पर कॉपी किया जाता है। अलग अलग जगह पर कॉपी है तो मान लो एक में से कोई नुकसान भी हुआ तो आपको कहीं और से मिल जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ हाईली अवेलेबल, ठीक है। और क्योंकि स्टैंडर्ड आप इसके लिए पे भी ज़्यादा कर रहे हो तो इसीलिए ये ड्यूरेबल भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी होती है इनकी होती है 99.99 11 टाइम्स 9, सो AWS की S3 बकेट इज़ हाईली ड्यूरेबल ऑल्सो। इसके बाद जो सेकेंड क्लास आती है इसकी, वो आती है इंटेलिजेंट टीयरिंग। इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या है, इंटेलिजेंट का मतलब ही क्या है कि दिमाग अच्छा है, इंटेलिजेंट हैंडल कर रहा है। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आपको अपना नहीं पता कि आपके बकेट का स्टोरेज किस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। कई बार कई लोगों को लगता है कि मैं अपने बकेट को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कितना करता हूँ मुझे नहीं पता, तो पता नहीं मैं 10 दिन में एक बार एक्सेस ज़रूरत पड़ेगी मुझे इस डाटा की, पता नहीं मुझे 15 दिन में ज़रूरत पड़ेगी, तो पैटर्न नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए अननोन पैटर्न हो, तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंट टीयरिंग। क्यों, क्योंकि दे डोंट नो बट देन अदर पर्सन नो इट हाउ इट इज़ टू बी, और मे बी AWS विल नो द पैटर्न। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं अपना इंटेलिजेंट टीयरिंग। इट विल डिपेंड ऑन द एक्सेस पैटर्न, जो हमें नहीं पता, विच इज़ अननोन टू द यूज़र, बट AWS विल ट्राई टू फेच इट, बिकॉज अब हम कह रहे हैं कि तुम इंटेलिजेंटली काम करो हमारे पैटर्न को जानने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली बकेट का स्टोरेज को डिसाइड करो, ठीक है। So it automatically reduces your storage cost on a granular object level by automatically moving data to most cost effective tier based on access frequency without performance effect, ठीक है। ये access frequency पे काम करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा S3 Express वन जोन, ठीक है। ये अमेजोन ने नया करा है हाई परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। ये हाई परफॉर्मेंस करेगा लेकिन ये सिर्फ एक जोन में एक्सेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है। अब क्योंकि एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है तो आपको डाटा तो एकदम से फ्रिक्वेंटली एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन ये हाईली अवेलेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन में है, और अगर मान लो उस अवेलेबिलिटी जोन में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई सर्वर वगैरह वहाँ के ख़राब हुए, तो आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यस, लेकिन इसका प्राइस कम होगा क्योंकि डाटा सिर्फ एक जोन में है। इसके बाद आता है आपका S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब S3 में ही इन्होंने, पहले S3 सिर्फ स्टैंडर्ड होता था जिसमें IA नहीं आता था, ठीक है। अब दे हैव स्टार्टेड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ऑल्सो, क्योंकि अगर मान लो आपको है कि आपको वंस इन अ मंथ करना है एक्सेस, ठीक है, आपकी स्टैंडर्ड बकेट है लेकिन आपको पता है आपको वंस इन अ मंथ करना है, तो आप स्टैंडर्ड में भी IA ले सकते हो, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, कि मैं ले तो स्टैंडर्ड बकेट रही हूँ जिसकी हाईली अवेलेबिलिटी हो, लेकिन मुझे एक्सेस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना, तो आई कैन गो फॉर अमेजोन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है। इसके बाद आता है, ये बहुत ज़रूरी है, लोग इनको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी है, आपका पैसा इन्वॉल्व है। जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे, पहला आपसे कंपनी वाला यही पूछेगा कि कैसे मैं कॉस्ट को कम करूं, तो इसीलिए आपको अपने हर चीज़ का डाटा का यूजेज पैटर्न, आपने कैसे स्टोरेज पैटर्न है, और आप किस तरीके से कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट ऑल दिस थिंग, और दिस कीप ऑन चेंजिंग। आज से शायद 2 साल पहले कुछ डेफिनेशन अलग थी, पहले स्टैंडर्ड IA नहीं था, नाउ AWS का कम विद स्टैंडर्ड IA ऑल्सो। सो अगर आप रिसेंट नहीं पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये सब नई चीज़ें AWS ने कर दी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके वन जोन में भी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आता है, लेकिन अब वही बात है, वन जोन है तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी,
लेकिन ये कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ग्लेशियर। जैसे ग्लेशियर की बात आती है, इसका मतलब आपका अब जो डाटा है वो लंबे टाइम के लिए रखा गया है, ठीक है, आपको एकदम से वो डाटा नीचे, ग्लेशियर का मतलब है डीप स्टोरेज की बात होती है, थोड़ा आपको लंबे टाइम के लिए होता है ना, आर्काइव में डाटा रखा गया, इस टाइप का होता है। जैसे आप 3 महीने में एक बार एक्सेस करना है टाइप्स, या 6 महीने में एक बार एक्सेस करना है। लेकिन आपका है क्या, रखा तो ऐसे है, लेकिन जब मुझे चाहिए हो, मान लो मैंने कहा कि मुझे 6 महीने में एक बार चाहिए, लेकिन जब चाहिए तब एकदम से चाहिए, ठीक है, रोज़ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जब चाहिए एकदम से चाहिए, तो मैं S3 ग्लेशियर में रख लूँ, लेकिन रिट्रीवल इंस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं कौन सा लूँगी, अमेजोन S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल। इसी में एक ऑप्शन आती है फ्लेक्सिबल रिट्रीवल। फ्लेक्सिबल रिट्रीवल में क्या है, ठीक है, मैंने बहुत दूर रखा हुआ है, आर्काइव में डाटा रखा हुआ है, लेकिन जब मुझे डाटा चाहिए तब लग जाए टाइम, 2 घंटे लग जाएं, कुछ मिनट लग जाएं, मेरे को चलेगा। ये नहीं है कि एकदम से इमरजेंसी वाला डाटा नहीं चाहिए, तो उस टाइम पर मैं कौन सा स्टोरेज लूँगी, S3 ग्लेशियर का फ्लेक्सिबल रिट्रीवल। और इसके बाद आता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। अब रखा हुआ है कहीं बहुत दूर, ठीक है, और उसको लाने में भी लगभग 12 घंटे लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा डाटा है जो पता नहीं कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट्स हैं, आराम से कह रहे हैं अगले दिन भी दोगे तो चल जाएगा, 12 घंटे में दोगे चल जाएगा। सो ये होता है डीप आर्काइव, ठीक है, तो इसका चार्ज और भी कम होता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारा एक और जो आता है आउटपोस्ट। आउटपोस्ट का मतलब जब भी होता है तो ये एक हाइब्रिड स्टोरेज के लिए काम आता है, ठीक है। इसका मतलब आपको ऑन प्रेम में भी डाटा रखना है और क्लाउड में भी, ठीक है। तो इस टाइप का जब आप कनेक्शन बनाना होता है, इस टाइप का जब स्टोरेज देना होता है कि सम ऑफ द सेंसिटिव डाटा शुड बी स्टोर्ड लोकली एंड कुछ डाटा आपका स्टोर होगा क्लाउड में, ठीक है, और उसके बीच में कनेक्शन बनेगा, तो वो सर्विस कौन देता है, S3 में आउटपोस्ट, S3 ऑन आउटपोस्ट कहा जाता है उसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, यही सब है यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेंट रिट्रीवल, डीप आर्काइव्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जैसे सिंपल है, अगर आपको CLI में करना है तो आप सिंपल AWS कॉन्फ़िगर यूज़ करते हो, ठीक है, और एक बकेट क्रिएट करने के लिए आप उससे करना चाहोगे तो AWS के ही कमांड्स हैं, S3 MB, MB इज़ फॉर मेक बकेट, फिर आप S3 लिख के अपनी बकेट का नाम लिख देते हो तो बकेट क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही RB करोगे तो रिमूव हो जाएगी, अगर RM करोगे तो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। दे आर सिंपल कमांड्स टू क्रिएट अ बकेट और रिमूव अ बकेट। बाकी आप UI से करना तो UI से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो था हमारा S3 जो हमने बकेट की बात करी स्टोरेज के लिए। हमारे AWS और भी डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से हमारे हमने EC2 के बारे में पढ़ा था, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। अब उसी की स्टोरेज की बात करें तो उसी के अंदर 3 तरह की स्टोरेज होती है क्लाउड के अंदर। जैसे हम अपने सिस्टम की बात करें, अब आप मान के चलो आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप के अंदर आपकी खुद के अंदर इसकी इंटरनल स्टोरेज भी है, ठीक है, आप अलग से एक SSD भी लगा देते हो, बाहर से हार्ड ड्राइव भी लगा देते हो, और आपकी एक मेमोरी डिवाइस वगैरह भी होते हैं, तो आपके सिस्टम में भी अलग अलग स्टोरेज होती है ना। तो ऐसे जब इलास्टिक क्लाउड होता है उसके अंदर भी अलग अलग स्टोरेज होती है, जिसके थोड़े से नेमिंग अलग अलग हैं, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम सा ही रहेगा। तो अगर हम पहली बात करें तो आता है EBS। कई बार से क्लाउड में लोग बात कर देते हैं ना, मेरा तो यार डाटा EBS में है, अब आपको लगता है कोई पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ होगी। इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, सिंपल आपके जो हार्ड ड्राइव होती है ना, प्लग से लगाते हो, तो इट्स मोर लाइक दैट ओनली। EBS क्या है, EBS को वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ लाइक हार्ड ड्राइव जो अटैच होती है अलग से। अब आपके अंदर, अब आप देखते हो ना हार्ड डिस्क के अंदर आप कोई भी डाटा डालते हो, उसको आप अपने सिस्टम में लगाओ, फिर अपने पड़ोसी के सिस्टम में लगाओ, या अपने ऑफिस में किसी और के सिस्टम में लगाओ, तो डाटा इंटैक्ट रहता है ना, आपका डाटा इरिस्पेक्टिव, आपका सिस्टम बंद हो गया, कुछ हो गया। तो इस केस में भी क्या है, आप EBS जो है इट इज़ मोर लाइक अ वॉल्यूम और अ हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये क्या, डाटा परसिस्ट करता है इवन व्हेन द इंस्टांस इज नॉट रनिंग, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक इंस्टांस से अटैच होगा, एक टाइम पे एक ही सिस्टम से अटैच होता है ना, एक टाइम पे ये तो नहीं कि मेरी हार्ड डिस्क 4 लोगों के सिस्टम में लगी हुई एक टाइम पे, तो एक टाइम पे एक ही इंस्टांस से अटैच होगा सेम अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है, टाइड ओनली टू 1 AZ, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है इंस्टांस स्टोर, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहीं पर इन्हीं नामों से पता चलेगा, चाहे इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आपको एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो उन्होंने यूज़ करी है, एंड देर आर नो वे अराउंड विद दिस, तो आपको इन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टांस स्टोर क्या है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है हमारी, ठीक है। जैसे आपका कोई भी सिस्टम के अंदर रैम होती है, रैम मेमोरी है, जैसे सिस्टम बंद किया डाटा चला गया, स्टोरेज चली गई, दिस इज़ मोर लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, होती है टेम्परेरी स्टोरेज है, और बहुत लेकिन फास्ट होगी, ठीक है। आप बिल्कुल ये, क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर से, होस्ट कंप्यूटर से फिजिकली कनेक्टेड होती है,
ठीक है। तो आप जैसे इसमें कुछ स्टोर करोगे आपको तभी के तभी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन को बंद कर दिया, इंस्टांस को स्टॉप कर दिया, तो आपका सारा डाटा चला जाएगा। इसे बोलते हैं इंस्टांस स्टोर। तीसरा हमारे पास आता है ईएफएस। ईएफएस क्या है? इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये क्या होता है? दिस इज मोर लाइक अ शेयर ड्राइव, ठीक है, कि आपने कुछ इसमें डाटा जो डालोगे ना वो आप भी एक्सेस कर सकते हो, दूसरे एजी में कोई और वर्चुअल सर्वर चल रहा है वो भी कर सकता है, कोई और वर्चुअल मशीन भी कर सकती है, कहीं और किसी अवेलेबिलिटी जोन में कोई और है वो भी एक्सेस कर सकता है। आपने एक सेंट्रलाइज्ड पूल जगह पे बना दिया कि भाई ये डाटा है, ठीक है, इसको ए यूज़र लेना चाहे ए ले ले, बी यूज़र लेना चाहे बी ले ले, ठीक है, सी डी यूज़र कहीं और रीजन में है वो भी लेना चाहे तो वो भी ले लें, ठीक है। तो आपने सेंट्रलाइज वॉल्यूम बना दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की, ईएफएस सिर्फ लिनक्स पे काम करता है। अगर आपने विंडोज़ की वर्चुअल मशीन बनाई है और वहाँ पर अगर आप ईएफएस लगाना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए दूसरी सर्विस होती है विच विल टॉक अबाउट लेटर, बट ईएफएस जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ लिनक्स में होता है। तो जब भी आप अपना लिनक्स के सर्वर्स बनाओगे या लिनक्स की मशीन्स बनाओगे, सिर्फ उसी केस में ईएफएस विल वर्क। ईएफएस इज ऑल्सो रीजनल सर्विस, लेकिन ये स्टोर कर सकता है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में डाटा को, ठीक है। और आप एक्सेस कर सकते हो फाइल जो है कंकरेंटली। मान लो आपने जब सेंट्रलाइज पूल में किया है, अगर कोई एक बंदा एक एजी में इसे एक्सेस कर रहा है, उसी टाइम पर सेम टाइम पर दूसरा बंदा भी उसे एक्सेस कर सकता है। इवन जो चेंजेस करोगे ना और पूल करोगे, वो चेंजेस भी पूल इन होकर पता चलते हैं कि इसने यहाँ से चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए, इसने यहाँ से करें, अगर इफ़ किसी यूज़र को चेंजेस करने की भी उस डाटा में अवेलेबिलिटी दिया गया, ऑप्शन दिया गया है तो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया EC2 की स्टोरेज। ऐसे ही हमारे पास पहला हमने पढ़ा S3, दूसरा हमने पढ़ा EC2, अब तीसरे पे आ गए हम स्टोरेज गेटवे, ठीक है। स्टोरेज गेटवे क्या है? ये हाइब्रिड स्टोरेज सर्विस दे रहा है जो आपके ऑन प्रेम के डाटा को और क्लाउड के डाटा को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब कुछ फाइल तो स्टोर्ड है हमारी लोकली और कुछ फाइल स्टोर्ड है हमारी क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इस बेसिकली हमें ना वर्चुअली अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है, क्यों? क्योंकि जो ऑन प्रेम डाटा पड़ा था उसी को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्लाउड के साथ। तो मान लो कुछ डाटा को जब मुझे क्लाउड पे मूव करना है, कुछ भी उस यूजेज के लिए यूज़ करना है, तो मैं स्टोरेज गेटवे का यूज़ कर सकती हूँ। इसके यूज़ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मुझे हाइब्रिड क्लाउड का वर्कफ्लो चाहिए था कि मैंने अपने डाटा को लोकली स्टोर किया हुआ है, उस डाटा पे मैंने कोई प्रोसेसिंग करी या मैंने उस पर कोई फाइल डाटा क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्रिएटेड डाटा है। तो अब इस डाटा को मैंने मूव करा क्लाउड पे यूजिंग सर्विसेज, जैसे एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग का कोई मॉड्यूल ले लिया, कोई बिग डाटा का ले लिया। तो ये जो मेरा अब मॉडिफाइड डाटा था, इसके ऊपर मैंने AWS की सर्विसेज यूज़ कर ली। तो मेरा जो मेन डाटा था वो तो लोकली इंटैक्ट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो मैंने डाटा बनाया था उसके ऊपर मैंने वो एनालिसिस यूज़ किया। या फिर मैं माइग्रेट करना चाहूँ, स्नैपशॉट लेके उस EBS पे मूव करना चाहूँ या बैकअप लेना चाहूँ, ठीक है, इन सब केसेस में स्टोरेज गेटवे का यूज़ कर सकती हूँ। इसके बाद हमारी लास्ट सर्विस आएगी जो है AWS बैकअप, ठीक है। AWS बैकअप में हमारा क्या हो रहा है, हम यहाँ पे बैकअप कर रहे हैं सर्विसेज का, जिसमें एक सर्विस नहीं मल्टीपल सर्विसेज। मान लो EC2 का कोई इंस्टांस का बैकअप था, EBS का, EFS का, तो सबका एक जगह पर इकट्ठा बैकअप लेने के लिए हम AWS बैकअप की सर्विस यूज़ करते हैं। बैकअप की सर्विस यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक बैकअप प्लान बनाना होता है, ठीक है। बैकअप प्लान में हम क्या उसे बताएंगे कि अच्छा इतने टाइम के लिए बैकअप करना है, इतने इतने इंटरवल पे, कि अच्छा 2 दिन के बाद बैकअप ले लो या 20 मिनट का बैकअप ले लो, ठीक है, और 10 दिन तक रखो, 3 साल तक रखो बैकअप, ठीक है। तो एक तो रिटेंशन बतानी पड़ेगी कितने साल तक, कितने टाइम तक रखना है, एक बताना पड़ेगा कितने टाइम में बैकअप बनना चाहिए। तो आपको बैकअप प्लान बनाना पड़ता है। फिर कौन कौन से रिसोर्स पे लगाओगे, अच्छा कंप्यूट पे लगाना है, डाटाबेस पे लगाना है। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है कि आपको पूरा एक डाटा प्रोटेक्शन करके दे रहा है कि आपको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ऑटोमेट करना है डाटा प्रोटेक्शन को। सो दिस इज़ व्हाट AWS बैकअप इज़ डूइंग, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे। ओके।